हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। चलिए सीधे बात करते हैं वायु प्रदूषण और इसके कारणों पर और इससे होने वाले प्रभावों पर आज हम स्टडी करेंगे। चलिए ठीक है, देखिएगा एटमॉस्फेयर हमारा जो पृथ्वी के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, पृथ्वी पर जो वायुमंडल पाया जाता है, तो उस वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होती है 78%, ऑक्सीजन 21% और आर्गन 1% से कम यानी कि 0.93% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो 0.03% होती है। जो गैसों की ये जो संतुलित मात्रा हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, अगर इन गैसों की मात्रा में कमी हो जाए या अधिकता हो जाए तो उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। यानी कि हमारे वायुमंडल में गैसों का निश्चित संगठन है और उस संगठन में बदलाव आना, कमी या अधिकता होना वायु प्रदूषण कहलाता है। अब देखिए वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं। अधिक जनसंख्या के कारण और इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्रेवलिंग व्हीकल्स यानी कि औद्योगिकरण और यातायात के जो साधन हैं, जो वाहन हैं, उनसे विभिन्न प्रकार के प्रदूषक एयर पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, यानी प्रदूषक निकलते हैं और ये प्रदूषक क्या करते हैं, एयर को पॉल्यूट करते हैं, यानी एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं, वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं। अब आता है देखिए टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। एयर पॉल्यूटेंट्स यानी कि वायु प्रदूषकों के प्रकार। वायु प्रदूषक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ये गैसियस होते हैं, गैसियस माने गैसीय होते हैं, गैस के रूप में ये गैसीय होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जो हैं क्या है, गैसीय पॉल्यूटेंट्स होते हैं, गैसीय प्रदूषक होते हैं जो वायुमंडल में हमारे वायु में मिलकर क्या करते हैं, वायु को प्रदूषित करते हैं। दूसरे होते हैं कणिका में यानी कि पार्टिकुलेट्स पॉल्यूटेंट्स होते हैं। ये वायु में मिश्रित होते हैं। ठोस या द्रव के कण अगर वायु में मिश्रित पाए जाएंगे तो उनको क्या कहेंगे, कणिका में प्रदूषक कहेंगे। अब देखिए कणिका में प्रदूषक जो पार्टिकुलेट्स पॉल्यूटेंट्स हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे डस्ट है, धूल है। धूल वायु में जो मिश्रित ठोस प्रदूषक होते हैं उनको क्या कहते हैं, डस्ट। और दूसरा होता है स्मोक यानी धुआं। धुआं जो है कार्बन और राख आदि के कणों से धुआं बनता है, कार्बन के जलने से याद। और स्मोक किसे कहेंगे, स्मोक धुंध। धुंध जो है धुआं और कोहरा। अगर धुआं और कोहरा यानी कि स्मोक एंड फॉग, स्मोक प्लस और कोहरे को कहते हैं फॉग। तो स्मोक और फॉग के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, स्मॉग कहते हैं, धुंध कहते हैं। अब आता है देखिए एरोसोल। एरोसोल जो है जब ठोस या द्रव के कण वायु में निलंबित होते हैं तो ऐसे कणों को जो वायु में निलंबित हो जाते हैं इनको एरोसोल कहते हैं। उसके बाद आता है देखिए फ्यूम्स यानी धूम। आसवन व कैल्सिनेशन की प्रोसेस में, आसवन होता है डिस्टिलेशन और कैल्सिनेशन की प्रोसेस में जो वाष्प के संघनन से बने ठोस कण हैं उन्हें हम धूम कहते हैं। और वायु में निलंबित प्रदूषक कणों का जो आकार है इसको नोट कर लीजिएगा। वायु में अगर निलंबित प्रदूषक कणों का जो आकार होता है वो 0.1 माइक्रोन होता है। अगर ये स्कंदित हो जाते हैं, कोआगुलेट होकर नीचे बैठ जाते हैं, स्कंदित यानी कि कोआगुलेट होकर अगर ये नीचे बैठ जाते हैं तो इनका आकार 10 माइक्रोन तक हो जाता है। अब आता है देखिए मेजर सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषकों के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। पहला आता है देखिए कॉम्बुशन ऑपरेशन यानी कि दहन प्रचालन। देखिए दहन प्रचालन में जो कॉम्बुशन में कौन कौन से प्रकरण हैं जो यूज होते हैं। देखिए तापीय विद्युत घर, जो तापीय विद्युत घर है जहां पे बिजली बनाई जाती है कोयले से, तो वहां पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैसेस वहां पर रिलीज होती हैं। वायुयान है, वायुयान से एरोसोल नामक पदार्थ एक पॉल्यूटेंट है जो रिलीज होता है और विभिन्न प्रकार की और दूसरी गैसें भी हानिकारक जो वायु प्रदूषित करती हैं वो रिलीज होती है। मोटर के वाहनों से लेड नामक जो मेटल है, मेटल पदार्थ, मेटल आयन है वो रिलीज होते हैं जो एयर को पॉल्यूट करते हैं।
एयर को प्रदूषित करते हैं। औद्योगिक इकाइयों से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसेज निकलती हैं, जिससे वातावरणीय जो वायुमंडल है वो हमारा प्रदूषित होता है, वायु प्रदूषित हो जाती है। महानगरों में 60 से 65% जो वायु प्रदूषण है वो मोटर वाहनों से होता है। और देखिए हवाई जहाज व रेफ्रिजरेटर से एरोसोल मुक्त होता है, ये भी एक वायु प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। और कार्बन मोनोऑक्साइड से जो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा औद्योगिक इकाइयों से होता है, तापीय विद्युत घरों से होता है और मोटर वाहनों से भी रिलीज होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको समझिएगा। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगर वायुमंडल में होगा तो सांस लेने में तकलीफ होती है मनुष्यों को। और इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है HB, हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता होती है, तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है रुधिर में। हीमोग्लोबिन जो HB के नाम से दर्शाया है, HB ये रक्त में क्या करता है, ऑक्सीजन का कैरियर होता है, ऑक्सीजन को का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हमारे फेफड़ों में चली जाती है, रक्त में मिल जाती है, तो ऑक्सीजन की जो वहन क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। और इसकी ज्यादा कंसंट्रेशन होने पर, यानी कि ज्यादा सांद्रता हो जाएगी इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड की हमारे ब्लड में, तो क्या होगा, एक रोग हो जाता है जिसको कहते हैं एस्फिक्सिएशन। एस्फिक्सिएशन नामक रोग हो जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं श्वास अवरोध। और इसके कारण फिर सांस नहीं आती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये बहुत खतरनाक होता है। और नेक्स्ट है देखिए अम्लीय वर्षा। औद्योगिक कारखानों से अम्लीय वर्षा भी होती है, इसको हम देखिए बताते हैं। औद्योगिक कारखानों से फ्लाई ऐश निकलती है और फ्लाई ऐश में सल्फर के कण होते हैं, नाइट्रोजन के कण होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज होती है। तो सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज होती है, रिलीज होती है इनसे, कारखानों से, कारखाने के धुएं से। तो सल्फर के कण और नाइट्रोजन के कण ऑक्सीकरण करके सल्फर के कण बनाते हैं SO3 और SO2। सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। और नाइट्रोजन के जो कण हैं वो NO2 तथा NO बनाते हैं, NO भी बनाते हैं, NO2 तथा NO ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन से, ऑक्सीकरण से, तो ऑक्सीडेशन से NO2 बनाते हैं तथा NO बनाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो मटर टमाटर के लिए बड़ी हानिकारक होती है, इनको पनपने नहीं देती। उसके बाद आता है देखिए ये जो गैसेस हैं ये क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये किससे क्रिया करती है, जल वाष्प से क्रिया करके, जल से क्रिया करके HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ये नाइट्रिक अम्ल है और ये नाइट्रिक अम्ल बनाती है। और SO3 SO2 जल वाष्प से क्रिया करके H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। और ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जब बन जाते हैं वायुमंडल में, तो ये ड्रॉपलेट्स के रूप में, यानी कि अम्ल पृथ्वी पर बूंदों के रूप में, यानी ड्रॉपलेट्स के रूप में आ जाते हैं। और ये इसको ही हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। यानी कि ये जो दोनों अम्ल हैं, ये जो दोनों तेजाब बने हैं, ये धरती पर बूंदों के रूप में आ जाएंगे और इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जो तो देखिए इसके कुप्रभाव क्या क्या हैं। सोयल एसिडिटी इंक्रीजेस, यानी कि ये मिट्टी में अम्लता, मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है इससे। कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फेट आदि भूमि के अंदर चले जाएंगे, पौधे यूज नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ये हो गया। और क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है पौधों का। और मनुष्यों में त्वचा, दमा और फेफड़ों के रोग एसिड रेन से हो जाते हैं। और इसके अलावा ये जो फोटोकेमिकल हाइड्रोकार्बन जो है, जो यातायात हैं, यातायात के साधन है, ट्रैवलिंग है या औद्योगिकरण है, तो ट्रैवलिंग व्हीकल्स हैं और औद्योगिकरण से क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन से क्रिया करके NO2 तथा पान गैसेस बनाते हैं। इसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, यानी कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इससे पान गैसेस बनती हैं। और पान गैसेस क्या होती हैं, बहुत खतरनाक होती है। इसका नाम है परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट। और ये त्वचा, नाक व गले में संक्रमण कर देती हैं। अब देखते हैं, देखिए नेक्स्ट, देखिए वायु प्रदूषण का जो अगला प्रभाव है वो है वायु प्रदूषण में जो व्हीकल्स हैं, इंडस्ट्रीज, उद्योग धंधे हैं, जो वाहन हैं यातायात के, उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज होती है।
इसका बाद इंडस्ट्रीज से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, H2SB और SO2 भी, ये भी रिलीज होती हैं गैसेज। इसके अलावा हाउसेस के स्मोक से भी CO2 रिलीज होती है और कोयला जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज हो जाती है। तो इस तरह से सबसे अधिक मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है हमारी धरती पर, तो CO2 के रिलीज होने से क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर हमारी जो धरती है, तो धरती पर CO2 की मात्रा 0.03% होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब प्रदूषण होने से या ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन क्या करती है, यूज करती है, ऑक्सीजन अपटेक करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। तो इनसे जो CO2 लगातार बढ़ रही है, CO2 का जो स्तर है वो निरंतर ग्रोथ कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो CO2 की परसेंटेज में वृद्धि हो रही है। तो इससे पृथ्वी का जो तापमान है, पृथ्वी का तापमान है वो भी बढ़ रहा है। पृथ्वी के तापमान में भी निरंतर वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है। और ऐसा होने से जो ग्लेशियर्स हैं, जो ग्लेशियर्स जिन्हें हिमनद कहते हैं, ग्लेशियर्स यानी कि हिमनद, तो वो क्या हो रहा है, इनको ये पिघल रहे हैं, लगातार पिघल रहे हैं। और इनके पिघलने से, हिमनदों के पिघलने से जो ये पिघल रहे हैं और ये पिघल रहे हैं, और इसके साथ साथ पिघलने के साथ क्या है, जो समुद्र का जो जल स्तर है, ये समुद्र का जो जल स्तर है वो निरंतर बढ़ रहा है। समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, लगातार धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है। तो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 21वीं शताब्दी में, यानी कि 2100 में, अब इस समय सन 2020 चल रही है, कि लगभग 80-90 साल बाद जो समुद्र के तट के किनारे जितने भी देश बसे हुए हैं समुद्र तट के किनारे, वो सब जलमग्न हो जाएंगे, डूब जाएंगे। समुद्र के किनारे अगर इसी गति से कार्बन डाइऑक्साइड में समुद्र के किनारे बसे जो देश हैं वो क्या होंगे, वो जलमग्न हो जाएंगे अगर इसी गति से ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या CFC गैसों की मात्रा बढ़ती रहती है तब। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है कि जब हमारी जो धरती है, पृथ्वी, तो ये पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बना लेती है। अगर इसकी मात्रा कुछ ज्यादा हो जाए, 0.03% है, अगर इसकी मात्रा में अधिक, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो पृथ्वी के चारों ओर एक मोटा आवरण बन जाएगा। और जब मोटा आवरण बनने से जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती हैं, यहाँ पर यूवी रेज आती हैं, सूर्य की पराबैंगनी किरणें, जिनको कहेंगे अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें जो धरती पर आती हैं तो ये परावर्तित हो जाती हैं, ये इनका परावर्तन हो जाता है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की परत मोटी हो जाएगी, ये मोटा आवरण हो जाएगा, तो ये जो ऊष्मा है, हीट है, इसका परावर्तन नहीं होने देती है और ये यहीं पर धरती पर ही इस टेम्परेचर को रोक लेती है। इससे धरती क्या हो रही है, गर्म हो रही है, इसके तापमान में क्या हो रहा है, वृद्धि हो जाती है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, या इसको पृथ्वी ऊष्मायन के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पृथ्वी ऊष्मायन या ग्लोबल वार्मिंग इसी को कहते हैं। ये मैं समझता हूं ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। देखिए, पृथ्वी पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो 0.03% है, लेकिन वायु प्रदूषण के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो धीरे धीरे धरती पर बढ़ती जा रही है, जिससे जो ग्लेशियर्स हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर, ये जो ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हैं जिन्हें हिमनद कहते हैं, वो पिघल रहे हैं और इससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है धरती के गर्म होने से। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। देखिए, अब आता है, देखिए वायु प्रदूषण का
अगला जो प्रभाव है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि हरित गृह प्रभाव। हम आपको बताएं कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी धरती है, ये हमारा अर्थ हुआ, और अर्थ के जिस भाग में हम रहते हैं, जैसे ये अर्थ का भाग है, तो अर्थ के हम जिस भाग में रहते हैं उसे हम ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल कहते हैं। इसको हम ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल कहते हैं। तो क्षोभ मंडल में हम रहते हैं, इसको ध्यान रखना। क्षोभ मंडल ही वायुमंडल का ही भाग है। अब देखिएगा, अब क्षोभ मंडल में रहते हैं तो इसके ऊपर एक परत और पाई जाती है क्षोभ मंडल के ऊपर, जिसको समताप मंडल कहते हैं। देखिए, इसके ऊपर एक परत पाई जाती है जिसको समताप मंडल के नाम से जानते हैं। ताप मंडल को हम स्ट्रेटोस्फियर इंग्लिश में कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। तो स्ट्रेटोस्फियर की जो आंतरिक परत है, स्ट्रेटोस्फियर की जो आंतरिक परत है, इसमें ओजोन की परत पाई जाती है। ये है ओजोन लेयर, O3, ओजोन लेयर, जिसका सूत्र है O3। तो ओजोन परत या ओजोन लेयर पाई जाती है, और ये कितना वो होती है, 15 से 30 किलोमीटर मोटी परत होती है। इसकी मोटाई कितनी होती है स्ट्रेटोस्फीयर के आंतरिक भाग की, जिसमें ओजोन परत पाई जाती है, 15 से 30 किलोमीटर की मोटाई होती है ओजोन परत की। और ये ओजोन परत क्या है, इसको हम जीवनदायिनी परत के नाम से भी जानते हैं। ये रक्षा कवच या जीवनदायिनी परत होती है। जीवनदायिनी परत या रक्षा कवच है, ये पृथ्वी का रक्षा कवच है। और ये क्या काम करता है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इनको रोकने का काम करता है। यूवी रेज आएंगी, अल्ट्रावायलेट रेज जो धरती पर सीधे आ जाती हैं, धरती पर सीधे आने से रोकती है। यहाँ से जब ये अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी तो अल्ट्रावायलेट रेज को, जो यूवी रेज सूर्य की अल्ट्रावायलेट यानी परावैंगनी किरणें हैं, ये परावैंगनी किरणें हैं, इनको छान कर पृथ्वी पर भेजता है। भेजने का काम कौन करती है, जीवनदायिनी परत यानी कि ओजोन परत। इसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। ये हमारे पृथ्वी पर जो सीधे आने वाली किरणें हैं, इनको रोकती है, छानकर पृथ्वी पर भेजती है। लेकिन कुछ सालों में ऐसा हो रहा है कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन के कारण, के उत्सर्जन से, अत्यधिक उत्सर्जन से ये जीवनदायिनी जो परत है, इसमें क्षरण हो रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें क्षरण होता जा रहा है। लगातार ये जीवनदायिनी परत जो है क्या हो रही है, ओजोन लेयर घट रही है, ओजोन लेयर घट रही है। इससे पृथ्वी पर जो पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधे पहुंच रही हैं, और लोगों में त्वचा कैंसर और दूसरे ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरे बढ़ रहे हैं। मानव में इससे त्वचा कैंसर एवं कैंसर आदि रोग अल्ट्रावायलेट रेज से हो रहे हैं, और दूसरा इससे ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं ये CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें क्लोरीन गैस जो है वो क्या करती है, ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ओजोन की लेयर में वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण, CFC के उत्सर्जन के कारण ओजोन की परत में निरंतर क्षरण हो रहा है, जिससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है और ओजोन की परत में कमी होने से विभिन्न प्रकार के रोग भी बढ़ रहे हैं। इसी को हम ओजोन की परत में कमी को या क्षति को जो निरंतर घट रही है, इसको हम हरित गृह प्रभाव
या ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। देखिए, ओजोन परत के क्षय होने से त्वचा कैंसर है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसके बाद अंधापन भी हो जाता है। अंधापन, मोतियाबिंद की भी शिकायत हो जाती है, यानी मोतियाबिंद भी लोगों में हो जाता है। मोतियाबिंद है और जंतु, वनस्पति और जंतुओं को भी नुकसान पहुंचता है। औद्योगिक उत्सर्जन, जो वायु प्रदूषण है वो औद्योगिक उत्सर्जन, जो औद्योगिक इकाइयां, ईंट भट्टे हैं या विभिन्न प्रकार के जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो विभिन्न प्रकार के रसायन बनते हैं, फर्टिलाइजर्स बनते हैं, तो उनसे जो है कारखानों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फास्फेट आदि गैसेज रिलीज होती हैं। इससे वायुमंडल जो है, हमारा जो वायु है वो प्रदूषित हो जाती है। देखिए, 1984 की रात, 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में एक गैस कांड हुआ था, गैस जिसको भोपाल गैस ट्रेजेडी या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। एक यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी में, एक फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसने से जो एक जहरीली विषैली गैस है, तो 1985 के तक 2500 मजदूरों की मृत्यु हो गई थी और लगभग 1000 मजदूर घायल हो गए थे उस घटना में। और गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये जो है, इन मृतकों की संख्या का जो अनुमान है वो लगभग 10,000 लगाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये कई कंपटीशंस में पूछा जाता है। फिर आता है, देखो, चेरनोबिल दुर्घटना। रूस के चेरनोबिल पावर प्लांट में जो एक पावर रिएक्टर है, नाभिकीय रिएक्टर है, जहां पर बिजली बनाई जाती है, तो वहां पर जो फ्यूल रॉड्स होती हैं, जो ईंधन की छड़ें हैं, उनके फटने से वहां विस्फोट हो गया था और विस्फोट होने से लगभग 10 लाख लोग इससे प्रभावित हुए 30 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर। इससे देखिए, रेडियो एक्टिव विकिरण होता है पावर प्लांट में। जो फ्यूल होता है वो कैसा होता है? रेडियो एक्टिव फ्यूल होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। और रेडियो एक्टिव पदार्थ के विखंडित होने से या यूज होने से रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं, जो बहुत सालों तक, बहुत ज्यादा वर्षों तक वायुमंडल में रहती हैं। अब देखिएगा वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव। देखिए, वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव ये हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों के कारण ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और ऑक्सीजन की कमी होने से फिर जीव जंतु जो हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो सही से श्वासोच्छ्वास नहीं कर पाते। ग्लोबल वार्मिंग आप लोगों को बता दिया है, पृथ्वी उष्मायन, पृथ्वी का गर्म होना, ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ओजोन की परत का क्षय होना, ओजोन की परत का क्षय होना। और ओजोन की परत का क्षय देखिए पुनः आ गया है, कोई बात नहीं। अब आता है, देखिए, त्वचा कैंसर, फेफड़ों के रोग और इसके अलावा त्वचा, नाक, गले आदि में संक्रमण पान द्वारा हो जाता है, परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट द्वारा, और पेड़ पौधों व जीवों को भी हानि पहुंचती है। और जो अम्लीय वर्षा है, अम्लीय वर्षा भी इससे हो जाती है, जिससे भूमि की उर्वरक क्षमता घटती है, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचता है और जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुंचता है। इसके रोकथाम का, वायु प्रदूषण के रोकथाम के उपाय ये हैं कि सबसे पहले तो ये है कि जो चिमनी की ऊंचाई है, जो उद्योग धंधों में यूज होती है, ईंट भट्टों में, तो वो उसकी चिमनी की ऊंचाई बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जिससे कि उससे निकलने वाले तत्व हमारे वायुमंडल में ना हो, वो ऊपर ही रहें। दूसरा है, लेड रहित पेट्रोल की व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें लेड ना हो। ऐसे पेट्रोल अब बाजार में आ भी गए हैं, कई जगह लिखा भी होता है कि लेड रहित पेट्रोल यहाँ मिलता है। फिर आता है, देखिए, वृक्षारोपण करके बहुत ज्यादा वृक्ष लगाए जाने चाहिए। वृक्ष क्या करते हैं, वायुमंडल में जो CO2 है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और भी प्रदूषकों को ये एब्जॉर्ब करके वातावरण को शुद्ध रखने का काम करते हैं। कूड़ा करकट की जो उचित व्यवस्था है वो हो जाए और कारखाने नगर से दूर हों, जिससे कि नगरों में प्रदूषक पदार्थ ना मिल पाए। यहाँ आपका वायु प्रदूषण समाप्त हो जाता है। आज आप लोगों को टॉपिक कैसा लगा? पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मंगल हो।